राजकीय महाविद्यालय टोंक की एनसीसी इकाई में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के बारे में पढ़ाई करेंगे। ये ऑनलाइन पढ़ाई कोविड-19 के अंतर्गत की जा रही है कि घर बैठे ही कैडेट्स को उनके सिलेबस पूर्ण कराया जाए। तो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का सिलेबस है सोशल रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, मनरेगा, SY, NSAP एट्सेट्रा। तो आज हम बात करेंगे ग्रामीण विकास और इसकी आवश्यकता। जैसा कि आप जानते हैं, ग्रामीण विकास अपेक्षाकृत अलग और कम आबादी वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक कल्याण में सुधार की प्रक्रिया है। यानी गांव में जो रहने वाले लोग हैं उनके आर्थिक विकास के लिए और रोज़गार के साधन उपलब्ध कराने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की देने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो ग्रामीण विकास में के नाम से जाने जाते हैं। चूँकि हमारी 70% जनसंख्या गाँवों के अंदर रहती है और गाँवों में से लोग शहरों की तरफ जाते हैं रोज़गार के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए। लेकिन जब यही सारी चीज़ें गाँव के अंदर मुहैया कराई दी जाती हैं, उपलब्ध करा दी जाती हैं, तब वो ग्रामीण विकास कहलाता है और विकसित ग्राम कहलाता है। इस ग्रामीण विकास के लिए सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे कि कृषि में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, शिक्षा में वृद्धि हो और गांव के लोग आर्थिक रूप से मजबूत बने। तो ग्रामीण विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण विकास योजना है मनरेगा, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहला कानून है जो मजदूरी के रोजगार की गारंटी देता है। मनरेगा का उद्देश्य देश के ग्रामीण इलाकों में आजीविका और परिवारों की सुरक्षा में सुधार करना है। यह हर साल परिवार के कम से कम 100 दिन मजदूरी के रोजगार की गारंटी देता है, जिसके वयस्क सदस्य स्वयं सेवक अकुशल मैनुअल काम करते हैं। मनरेगा की कुछ विशेषताएं हैं, वो निम्न प्रकार हैं। 15 दिन के भीतर समयबद्ध रोजगार गारंटी और मजदूरी भुगतान। दूसरी है मांग के मुताबिक रोजगार प्रदान करने या उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को प्रोत्साहन विघटनकारी संरचना। तीसरा है ठेकेदार और मशीनरी के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाले श्रम ग्रहण कार्य पर जारी। चौथा है अधिनियम में महिलाओं के लिए 33% भागीदारी भी ज़रूरी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। अब दूसरी योजना है ग्रामीण विकास के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसे हम SGSY के नाम से जानते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अप्रैल 1999 में लागू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को टिकाऊ आय प्रदान करना है। कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में छोटे व्यवसायों को स्थापित करना है। इस पर विचार किया गया है कि SGSY के तहत सहायता प्राप्त हर परिवार को 3 साल की अवधि में गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे परिवार शामिल हैं। इसके भीतर SC, ST महिलाओं और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके अलावा जो योजनाएं हैं वो है JGSY, यानी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। यह योजना 1 अप्रैल 1999 में लॉन्च की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा कदम उठाना है और ग्राम स्तर पर टिकाऊ संपत्तियों सहित ग्रामीण ढांचे के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण है। JGSY पूरी तरह से ग्राम पंचायत स्तर पर लागू की गई योजना है, जो वार्षिक योजना तैयार करने और इसे लागू करने का एकमात्र अधिकार रखती है।
इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना भी एक ऐसी योजना है जिसे गरीबी रेखा से नीचे गरीबों को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि IAE यानी इंदिरा आवास योजना के तहत धन आवंटन गरीबी अनुपात और आवास की कमी के आधार पर होगा। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य है नए घरों के निर्माण के साथ साथ अनुपयुक्त कच्चे घरों को पक्का अर्ध पक्का घरों में बदलने में मदद करना। एक योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसके अलावा योजना है NSAP। ये योजना 1995-96 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तौर पर शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के लिए राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना शामिल करना। ये योजना 1 अप्रैल 2000 को अन्नपूर्णा श्रेम नामक एक योजना के रूप में शुरू की गई थी। इस योजना का लक्ष्य उन वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज प्रदान करने का था। हालांकि पात्रों को NOAPS के तहत खुलासा किया गया है। अन्य ग्रामीण योजनाएं हैं संसद आश्रम ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना। इन सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों को भोजन की व्यवस्था करना, इसके अतिरिक्त स्थायी रूप से मकान बनवाना, रोजगार उपलब्ध कराना, सड़कें बनवाना, कृषि संसाधनों में वृद्धि करना इत्यादि है। हमारा अगला टॉपिक है सेकेंड ईयर की क्लास के लिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसे हम अंतर्कार्मिक संचार भी कहते हैं। वैसे तो कम्युनिकेशन के कई तरीके होते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। ये संचार जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं उसे भी हम कम्युनिकेशन कह सकते हैं। हम मेल किसी को भेजें कंप्यूटर के द्वारा, वो भी कम्युनिकेशन हो सकता है। फ़ोन पर बात करें उससे भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वो होता है जब दो व्यक्ति बिना किसी प्लान के अनायास मिल जाएं, यानी बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी योजना के वो आपस में भेंट करें। उस दौरान जो कम्युनिकेशन होता है उसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इस कम्युनिकेशन में लोगों के छोटे समूह अथवा सभा सम्मिलित हो सकते हैं। ये बड़े समूह में भी होता है जिनमें एक अथवा अधिक वक्ता श्रोताओं की बड़ी सभा अथवा रैली को संबोधित करते हैं। यानी किसी सामाजिक कार्यकर्ता, किसी लीडर द्वारा बड़ी सभा को जब संबोधित किया जाता है वो भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में शामिल है। ये कम्युनिकेशन 5 तरह का हो सकता है। पहला है वर्बल कम्युनिकेशन यानी शाब्दिक संचार। इसमें किसी जानकारी, विचार अथवा भावनाओं की शाब्दिक व मौखिक अभिव्यक्ति होती है, यानी जिसमें हम बोल करके अपने जज्बातों का इजहार करते हैं, भावनाओं को बताते हैं और लोगों से संवाद करते हैं। अशाब्दिक संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें बिना शब्दों का प्रयोग किए संचार होता है, जैसे ध्वनि जिसे हम कहते हैं साउंड, फेस जेस्चर यानी चेहरे के हाव भाव, आंखों द्वारा कम्युनिकेशन करना यानी आंखों से इशारे के ज़रिए बात करना, या कुछ इस तरह की हरकत करना जो हम किसी को अपनी बात समझा सकें। लिखित संचार यानी रिटर्न कम्युनिकेशन, इस संचार में पत्रों, ज्ञापनों, बुलेटिनों, पोस्टरों और रिपोर्ट आदि का प्रयोग होता है। टेलीफोन द्वारा संचार, इस संचार माध्यम का प्रयोग दूरस्थ संचार के लिए ध्वनि माध्यम से किया जाता है, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन इत्यादि। टेली कॉन्फ्रेंसिंग, कोविड-19 में आजकल ज़्यादातर वेबिनार, सेमिनार या
ई कॉन्फ्रेंसिंग जो की जा रही है वो इसके अंतर्गत आती है। सामान्यतः व्यक्तिगत भेंट उत्तम रहती है, किंतु भौगोलिक दूरियों के कारण यह हमेशा संभव नहीं होती। यानी कोई व्यक्ति फॉरेन में है, विदेश में है और हम उससे रूबरू होना चाहते हैं तो हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उससे जुड़ सकते हैं। इस तरह की टेली कॉन्फ्रेंसिंग अक्सर हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन के दौरान देखी जा सकती हैं या फिर कोई कॉन्फ्रेंस होती है उसमें देखी जा सकती हैं, जिसमें एक व्यक्ति कई दूरस्थ व्यक्तियों के साथ एक साथ वार्तालाप या चर्चा कर सकता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के आपसी कम्युनिकेशन को कहते हैं, जो वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, टेली कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीफोन द्वारा किया जाता है।